गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू SWS। आज तारीख है 5 जुलाई 2026 और मैं उपस्थित हूँ NCERT सार संग्रह के संपूर्ण विश्लेषण के साथ। तो मेरी बातों को केवल ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जितने भी डाउट्स होंगे सभी क्लियर हो जाएंगे। हमेशा एक टारगेट फिक्स करके पढ़िए, चाहे छोटा टारगेट हो या बड़ा टारगेट हो। उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हैं तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर होगा, है ना। चाहे छोटा हो या बड़ा, उससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा एक टारगेट को फिक्स करके पढ़िए, है ना, कि मुझे जैसे आज इतना चैप्टर पढ़ने हैं, मुझे इतने सेशन करने हैं। बस ये टारगेट अगर आप प्रतिदिन करते हैं ना, तो निश्चित ही आपकी पढ़ाई बेहतर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये होमवर्क क्वेश्चन भी है ना। एनसीईआरटी सार संग्रह से हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो 60 क्वेश्चन इसका कर चुके हैं ना, पहले से 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए आज का 61वां और ये होमवर्क क्वेश्चन भी था कि अच्छा एक चीज़ और, माइक की बैटरी चार्ज नहीं है, इसलिए मैं फ़ोन के माइक से ही यूज़ कर रहा हूँ। आवाज़ में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, कोई बात नहीं है, मैनेज कर लीजिएगा, कल से ऐसा नहीं होगा। मैं भूल गया था उसे चार्ज करना, माइक की बैटरी को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा को क्या कहा था। ऑप्शन सुनिए, हिंडनबर्ग, रेडक्लिफ, मैकमोहन, डुरंड रेखा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा कहा था। और इसे कब खींचा गया था, तो इसे 3 जुलाई 1914 को खींचा गया था। 3 जुलाई 1914 को खींचा गया था। मैकमोहन रेखा कब खींचा गया था, 3 जुलाई 1914 को खींचा गया था। किसके तहत, तो शिमला समझौता, है ना। उस समय एक शिमला समझौता हुआ था, किसके किसके बीच। उस समय जो ब्रिटिश भारत सरकार था, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उसके, और तिब्बत के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे उस समय में, उनके बीच, है ना। तिब्बत के प्रतिनिधि और जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके बीच एक शिमला समझौता किया गया था, जिसके बाद मैकमोहन रेखा को खींचा गया था। ठीक है। और ये जो मैकमोहन पड़ा है ना, उस समय पे इनके एक अधिकारी थे जिनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन। ठीक है, सर हेनरी मैकमोहन नाम था। उनके अनुसार इसका क्या था, इसका रेखा का नाम पड़ा था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में चीन इस रेखा को नहीं मानता है। चीन इस रेखा को नहीं मानता है, और जो वास्तविक सैन्य नियंत्रण है वो LAC पर होता है। किस पर होता है, LAC पे। LAC का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना इस रेखा को नहीं मानता है, मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है। आप निश्चित रूप से कुछ ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो जितने एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनने वाले होंगे सार संग्रह के थ्रू, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। बस आप प्रतिदिन क्लास कीजिए। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत व पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहा था। देखिए भारत और चीन के बीच क्या है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, ऑप्शन सुनिए, डुरंड रेखा, क्या रेडक्लिफ रेखा, क्या मैगिनोट रेखा, या मैकमोहन रेखा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। कौन सा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। भारत कब आजाद होता है, 15 अगस्त 1947 को। और ये जो रेखा खींचा जाता है जस्ट इसके 2 दिन बाद, 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा कब खींचा जाता है, तो ये खींचा जाता है 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, और इसके भी जो अध्यक्ष थे सर सिरिल रेड क्लिफ, है ना, सर सिरिल रेड क्लिफ इनका पूरा नाम है। उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा जाता है, सर सिरिल रेड क्लिफ क्लिफ के। ठीक है, और यहाँ पर जो सैन्य नियंत्रण होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो होता है LOC पे। कहाँ, LOC पे। LOC का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर क्या था, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। और यहाँ पर क्या है, LOC। LOC का मतलब क्या होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा था। क्या कहता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। आज का जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहा था। भारत और अफगानिस्तान की, देखिए जितने सीमा रेखा क्वेश्चन बन सकते थे मैं वो सभी क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच का रेड क्लिफ रेखा नहीं, यह भारत और पाकिस्तान के बीच है ना। और उसके बाद मैकमोहन रेखा, भारत और चाइना के बीच। डुरंड रेखा, बिल्कुल यही है, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींचा गया था। देखिए डुरंड रेखा काफी पहले खींचा गया था, 1893 में, है ना, 1893 में। ठीक है, 1893 में खींचा गया था। ठीक है, ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव जो थे, जिसका नाम क्या था, मोर्टिमर डुरंड, है ना, मोर्टिमर डुरंड। और अफगानिस्तान के उस समय पे नवाब थे, उनका नाम क्या था, अब्दुल रहमान खान, है ना, अब्दुल रहमान खान के बीच यह लाइन खींची गई थी। अच्छा एक चीज बताइए, भारत और हमेशा हम लोग पढ़ते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच हमारा सबसे छोटा सीमा बनता है, कितना सीमा बनता है, तो 106 किलोमीटर का। कितना, 106 किलोमीटर का। ठीक है, और 106 किलोमीटर का, ये वर्तमान में वास्तविक भारत के साथ ये सीमा साझा है, करता है क्या, बिल्कुल नहीं, ये वर्तमान में सीमा साझा नहीं करता है। वर्तमान में यह 106 किलोमीटर जो लंबा सीमा है, यह
पीओके में है, किसमें है, पीओके में, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो गिलगिट वाला क्षेत्र है उसी से भारत और अफगानिस्तान का सीमा लगता है, लेकिन यह पाक अधिकृत कश्मीर से लगता है। वर्तमान में जो भारत का हिस्सा है उसमें ये नहीं लग रहा है, जो भारत का हिस्सा पाकिस्तान हथियार लिया हुआ है उससे लगता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये नया फैक्ट है, शायद आप जानते होंगे या पता नहीं, अगर नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिएगा, जो वर्तमान में भारत की स्थिति है उससे अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती है, समझ में आया। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का अगला क्वेश्चन है, साउंड में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, माइक की बैटरी डाउन हो गई थी, मुझे ध्यान नहीं था पहले से, और अभी समय ज़्यादा हो गया, चलिए फिर भी इससे भी आपको कठिनाई नहीं हो रही थी, थोड़ी बहुत कठिनाई हो रही होंगी, मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 64, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन सुनिए, एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, एओ ह्यूम ने की थी। अच्छा मैं इससे संबंधित आपको कुछ फैक्ट बताऊं क्या, थोड़ा सा बताते बताते ज़्यादा समय हो जाता है तो आप लोग गुस्सा हो जाते हैं, फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ क्योंकि सेशन लंबा हो जाता है। देखिए एओ ह्यूम जो है ना, एओ ह्यूम इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, और यह कहाँ का रहने वाला था, तो ये निवासी था स्कॉटलैंड का, कहाँ का था, स्कॉटलैंड का निवासी था कौन, एओ ह्यूम। और यह जो भारत में है 1849 में आईएएस अधिकारी बन के आया था ना, आईसीएस अधिकारी, 1849 में भारत में आईसीएस अधिकारी बनकर के आया था, ठीक है, आईसीएस अधिकारी बनकर के आया था, आईसीएस अधिकारी 1849 में, और यह रिटायर कब होता है, 1882 में, है ना, 1882 में एओ ह्यूम रिटायर हो जाते हैं, जिसके बाद 1884 में, है ना, 1800 में एक अलग पेज ले लेता हूँ, 1884 में, क्योंकि काफी गतिरोध हो रहा था जो भारतीय क्रांतिकारी थे और ब्रिटिशर्स के बीच, है ना, तो 1884 में एक संस्था का गठन किया जाता है, उसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय संघ, है ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसको क्या कहा जाता था, इंडियन नेशनल यूनियन, है ना, इंडियन नेशनल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंडियन नेशनल यूनियन, जिसका नाम था आईएनयू, है ना, 1884 में गठन किया जाता है, क्यों, क्योंकि भारतीय जनमानस में असंतोष की भावना थी, है ना, राष्ट्रवाद की भावना थी, है ना, इसके वजह से इस भारतीय राष्ट्रीय जो क्रांतिकारी थे उसके और ब्रिटिशर्स के बीच जो गतिरोध हो उसको कम करने के लिए, है ना, तो इसका गठन किया जाता है 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन के रूप में, ठीक है, और इस समय कितने सदस्य थे, 27 सदस्य, कितने सदस्य, 27 सदस्य, बैठक कहाँ होता है, पूना में, कहाँ होता है, पूना में, ठीक है, बैठक कहाँ होता है, पूना में, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद क्या आता है, इसमें 27 सदस्य थे, इसके बाद क्या आता है 1885, है ना, 1885 में, ठीक है, 1885 में बैठक कहाँ होता है, तो इसका जो प्रस्तावित स्थान था, इसका भी प्रस्तावित स्थान क्या था, पूना, लेकिन इस समय पूना में क्या था कि यहाँ हैजा फैला था, है ना, हैजा फैला था, जिस वजह से स्थान परिवर्तित हो गया और बैठक हुआ कहाँ पे, तो ये हुआ था बॉम्बे में, बॉम्बे का एक स्कूल था या विद्यालय, महाविद्यालय थे, माफ कीजिए विद्यालय कह रहे हैं, महाविद्यालय है बॉम्बे में, इसका क्या होता है, इसका अधिवेशन होता है 1885 में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे, ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में, ठीक है, अब तक ये जो है आईएनयू के नाम से ही जाना जाता था। देखिए ये जो पहला अधिवेशन 1885 माना जाता है, 1884 नहीं, क्योंकि यह आईएनयू था, इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ था, और 1885 में नाम परिवर्तित कर दिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में, है ना, आईएनयू से बदल करके आईएनसी। देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं, ये समझिए कि 20 से 28 दिसंबर तक यह बैठक चलती है, 20 से 28 दिसंबर तक 1885 में जो है ये बैठक चलती है, और 28 दिसंबर को ही इसके जो एक सदस्य थे, क्या नाम था उनका, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, क्या नाम था उनका, दादा भाई नौरोजी ने दादा भाई नौरोजी ने 26 दिसंबर, माफ कीजिए 26 दिसंबर, है ना, 26 दिसंबर 1885 को, 26 दिसंबर 1885 को नया नाम परिवर्तन करने का प्रस्ताव दिया था, और यह नया नाम परिवर्तित हुआ था इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में। कांग्रेस का मतलब, कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है, उत्तरी अमेरिका से, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो इस 1885 जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में कितने सदस्यों, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कितने प्रतिनिधियों ने, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें सबसे अधिक प्रतिनिधि किस प्रांत से थे, तो वो बॉम्बे प्रांत से, किस प्रांत से थे, बॉम्बे प्रांत से, ध्यान रखिएगा, बॉम्बे प्रांत से कितने लोग थे, 38 लोग, मद्रास से कितने थे, मद्रास से, तो मद्रास प्रांत से थे 21 लोग, मद्रास प्रांत से 21 लोग, ठीक है, और उसके बाद संयुक्त प्रांत से
संयुक्त प्रांत से क्या था, संयुक्त प्रांत से 7, ठीक है। और इसके बाद कितना हो गया, बॉम्बे, उसके बाद मद्रास, उसके बाद संयुक्त, और इसके बाद हो जाएगा पंजाब, है ना। पंजाब से कितने प्रतिनिधि थे, तो 3, और इसके बाद बंगाल, है ना, बंगाल से कितने प्रतिनिधि थे, तो बंगाल से भी 3 प्रतिनिधि ही थे। कितने हो गए, 3 3 6 7 और 6 13, 13 और 20 33 34 38 64 और 8 72 हो गया। टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने, 72 प्रतिनिधियों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। समझ में आ गया। चलिए, तो इसका तो काफी लंबा व्याख्या हो सकता है, मैं और भी करा सकता हूँ। मैं केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना का कम से कम 2 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, बट जो एग्जाम में जरूरी जो पूछा जा सकता था वो मैं आपको बता। अच्छा, एक चीज, हाँ एक चीज मैं भूल गया था। ये जो एओ ह्यूम थे ना, एओ ह्यूम, ये भारतीय के प्रति काफी उदार व्यक्ति थे। इनको उपाधि दी गई थी हर्मिट ऑफ शिमला का, है ना। इनको उपाधि, किसकी उपाधि दी गई थी, हर्मिट ऑफ शिमला का, और इन्हें जनता का मित्र कहा जाता था। भारत में पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता था, है ना। भारत में कांग्रेस का जनक कहा जाता, कांग्रेस का पिता कहा जाता किसको, एओ ह्यूम को। और एओ ह्यूम जो है कांग्रेस के सचिव के पद पर 1885 से लेकर 1906 तक सचिव के पद पर रहे थे, लगभग 21 वर्ष तक। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ था, है ना। चलिए, तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, आज का अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन तो मैं पहले करवा चुका हूँ ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार, है ना। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच, शायद रिपीट हो गया। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, है ना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ऑप्शन सुनिए। बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, या एओ ह्यूम, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे माफ कीजिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर आप कहिएगा तो मैं जितने अधिवेशन हुए थे, जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, मैं उस सभी को आपको याद करवा दूंगा अगर आप चाहें तो, लेकिन अभी समय की पाबंदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता किसने की थी, 1886 की अध्यक्षता क्या व्योमेश चंद्र बनर्जी, नहीं। यह प्रथम अधिवेशन, क्या दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल। दूसरे अधिवेशन जो 1886 में हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कुल 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, है ना। 1886, है ना, उसके बाद क्या था 1893 और 1906, ठीक है। कोलकाता, लाहौर, कलकत्ता। 1886 में कहाँ किए थे, कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद 1893 लाहौर में, और उसके बाद 1906 कलकत्ता में, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे 1887 में। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और ये कब अध्यक्षता किए थे, 1887 में। कब, 1887 में। जॉर्ज यूले, ये प्रथम यूरोपीय थे, है ना, प्रथम यूरोपीय थे। कब, 1888 में, 1888 में। समझ में आ गया। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने, बी में है गोपाल कृष्ण गोखले, सी में है बाल गंगाधर तिलक, या डी महात्मा गांधी। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय मांग के रूप में कह रहा है ना, राष्ट्रीय मांग के रूप में, राष्ट्रीय मांग के रूप में कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अपने अंतिम अधिवेशन में 1906 में, है ना, मतलब दादा भाई की नौरोजी का जो अंतिम अधिवेशन था 1906, उसमें 1906 कलकत्ता में इन्होंने स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। लेकिन स्वराज शब्द जो है सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने, है ना, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज से एक कंफ्यूजन और होता है, स्वराज के ऊपर बाल गंगाधर तिलक ने सबसे प्रसिद्ध नारा दिया था 1916 में। मैं इस क्वेश्चन को पहले करवा चुका हूं कि 1916 में दादा भाई नौरोजी ने होम रूल लीग के समय में क्या किए थे कि एक लोकप्रिय नारा दिए थे ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। इससे और एक चीज समझिए, और पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम, है ना, राष्ट्रीय मांग के रूप में तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने रखा था 1906 में, ठीक है। लेकिन पूर्ण स्वराज, है ना, पूर्ण स्वराज, ये क्वेश्चन भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ना, पूर्ण स्वराज काफी बार पढ़ाया हूँ इस क्वेश्चन को, कि पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी। किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी। समझ में आ गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 1885 में। कब होती है, 1885 में। और इस समय वायसराय कौन था, क्या लॉर्ड लिटन थे, नहीं। क्या लॉर्ड कर्जन थे, नहीं। क्या डफरिन थे, बिल्कुल यही थे, डफरिन, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन थे, लॉर्ड डफरिन, है ना, लॉर्ड डफरी। और इन्होंने ही क्या कहा था,
कांग्रेस को भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा था ना, लॉर्ड डफरिन ने। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अभी जस्ट पीछे मैं आपके सामने एक्सप्लेन किया हूं कि ऑप्शन ए क्या बदरुद्दीन तैयबजी, क्या रहीमतुल्ला एम सियानी, क्या खान अब्दुल गफार खान, या मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयबजी। कब? 1887 में। 1887 में कब अध्यक्षता किए थे? 1887 में। कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। समझ में आ गया? चलिए, अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयबजी हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि कांग्रेस के कितने मुस्लिम अध्यक्षों ने इसके आईएनसी की अध्यक्षता की थी ना, यानी कि कितने मुस्लिम ने आईएनसी की अध्यक्षता की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, है ना। कितने मुस्लिम मुस्लिम नेता ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 8 मुस्लिम ने कितनी बार की थी? 9 बार। कितनी बार? 9 बार। ध्यान रखिएगा 9 बार क्यों हो जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति जो है एक विशेष अधिवेशन की भी अध्यक्षता करते हैं। मैं आपको क्या उसका नाम बता दूं? चलिए, मैं लिखता नहीं हूँ बट मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको समझिएगा। सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? 1887 में इसकी अध्यक्षता करते हैं। वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे तैयब जी। शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, तैयब जी, है ना, तैयब जी, ठीक है, पहले। उसके बाद ये पहला होगा। अगर आप नहीं जानते तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा किए थे 1896, है ना, दूसरा किए थे 1896 में। कौन? रहमतुल्ला एम सियानी, है ना, RM सियानी, ठीक है, एम सियानी। इसको समझ लीजिएगा, RM सियानी का मतलब क्या है? रहमतुल्ला एम सियानी, ठीक है। इसके बाद क्या है? तीसरे जो थे वो थे तीसरे कौन थे? तीसरे थे 1800, माफ कीजिए 1800 कह रहे, 1913 में, है ना, 1913 कराची अधिवेशन, है ना, कराची अधिवेशन, ठीक है। वो कौन थे? सैयद मोहम्मद बहादुर, है ना, सैयद मोहम्मद बहादुर, SMB लिख देते हैं, सैयद मोहम्मद बहादुर। अगर आप लिख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा, सैयद मोहम्मद बहादुर। इसके बाद क्या था? चौथा, है ना, चौथा। चौथा कौन थे? तो चौथा 1921 में आ जाइए, 1921 में कौन थे? हकीम अजमल खान। देखिए हकीम अजमल खान अध्यक्षता नहीं करते, लेकिन इसके जो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? तो वो थे CR दास। कौन थे? CR दास। लेकिन CR दास क्या था? उस समय जेल में थे, इसलिए उन्होंने हकीम अजमल खान को अध्यक्ष बनाया था। हकीम अजमल खान, ठीक है, हकीम अजमल खान, ठीक है, हकीम अजमल खान, HA कर देते हैं, हकीम अजमल खान, ठीक है, 1921 में। और यह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। पांचवें व्यक्ति कौन थे? तो वो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। याद आ रहा है? 1923, है ना, 1923। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, यानी अली जौहर, ठीक है, अली जौहर 1923 में, ठीक है। और उसके बाद क्या है? इसके विशेष अधिवेशन 1923 में ही होता है। और 1923 के जो विशेष अधिवेशन, 5 हो गया ना, छठा कौन हो जाएंगे? 1923 में ही एक विशेष अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अबुल कलाम आजाद, है ना, अबुल कलाम आजाद, है ना, अबुल कलाम आजाद। और ये अच्छा इनके AK कर रहे हैं ना, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। AK मतलब अब्दुल कलाम आजाद। लिखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसलिए आप मेरी बातों को केवल ध्यान से सुनिए। इसीलिए कहता हूँ मैं शुरू में ही, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन को देखिए, है ना। अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये 1923 के विशेष अधिवेशन, है ना, जो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के विशेष अधिवेशन 1923 में इसकी अध्यक्षता किए थे, है ना। और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, मात्र 35 वर्ष, है ना, 35 वर्ष, ठीक है। चलिए, उसके बाद सातवें मुस्लिम कौन थे? तो सातवें मुस्लिम कौन थे? वो थे मौलाना माफ कीजिए MA अंसारी, है ना, MA अंसारी, जिससे क्या कहा जाता है? MA अंसारी को किस नाम से जाना जाता है? और इसका पूरा नाम है मुख्तार अहमद अंसारी, है ना, मुख्तार अहमद अंसारी 1927, है ना, मुख्तार अहमद अंसारी, यानी MA अंसारी जिसको कहा जाता है ना, MA अंसारी, MA अंसारी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद क्या था? कहीं पे कुछ छूट रहा है क्या? कहीं पे कुछ छूट रहा है मेरे ख्याल से, कहीं पे छूट रहा है जी। क्या छूट रहा है? 1887 में हो गया तैयब जी, 1896 में रहीमतुल्ला सियानी। उसके बाद आ गया 1913। 1913 में कौन थे? तो ये थे सैयद मोहम्मद बहादुर, है ना, SMB सैयद मोहम्मद बहादुर। 1913 के बाद 1918 हो जाएगा हसन इमाम। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, एक छूट गया, है ना। एक वो कौन थे? हालांकि चौथा नंबर पे होते हैं ना, चौथा नंबर पे वो थे, चौथा फिर भी मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। एक था, है ना, 1918, है ना, 1918 का, है ना, 1918 में कौन किए थे? हसन इमाम, बॉम्बे का विशेष अधिवेशन, बॉम्बे का विशेष अधिवेशन। अब हो गया ना 8,
है ना। 8 व्यक्ति ने अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, 8 मुस्लिम ने, कितने, 8 मुस्लिम ने अध्यक्षता किए थे। अब फिर कहिएगा 8 मुस्लिम, तो आप अभी आप 8 ही अधिवेशन हुआ, तो ये जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये 1923 में भी किए थे और 1940 में भी किए थे। तो हो गया ना, 8 व्यक्ति 9 अधिवेशन, है ना। 8 मुस्लिम 9 अधिवेशन, 8 मुस्लिम 9 अधिवेशन, 8 मुस्लिम 9 अधिवेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लगा दिए ना आंसर, हाँ ए। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए क्या सरोजनी नायडू, क्या एनी बेसेंट, या इंदिरा गांधी, या नेलिनी नेली नहीं नेलिनी, यहाँ पे नलिनी सेन गुप्ता होगा ना, नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता, ये गलत लिखे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, सब बात बस भावनाओं को समझिए वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। क्या हो जाएंगे? एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो हो जाएंगे सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट 1917, है ना, एनी बेसेंट 1917 में, कहाँ पर, कलकत्ता में, है ना। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और ये विदेशी मुल्क की थी, आयरलैंड की, सब जानते हैं ना, जो धर्म संसद जो आयोजन हुआ था शिकागो अमेरिका में 1893 में, वहीं पे विवेकानंद जी के साथ ये भारत आ गई थी, है ना। उसके बाद प्रथम भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू, कब, 1925 में, 1925 में कानपुर अधिवेशन, है ना। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले कि कितनी महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, तो वो थे 3। आजादी से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस तो आजादी के बाद भी रहा है ना, तो आजादी से पहले की बात कर रहे हैं, तो 3 थे। प्रथम कौन थे? एनी बेसेंट, है ना, प्रथम कौन थे? एनी बेसेंट, ठीक है। कब किए थे? 1917 में, 1917 कहाँ, कलकत्ता अधिवेशन। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? दूसरे व्यक्ति थे सरोजनी नायडू, है ना, सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। और ये कब किए थे? 1925 में, 1925 में, ठीक है, 1925 कानपुर। उसके बाद तीसरे कौन थे? तो तीसरे थे नलिनी सेन गुप्ता, है ना, नलिनी सेन गुप्ता, नेलनी सेन गुप्ता, ठीक है, नेलनी सेन गुप्ता। ये कब किए थे? तो ये किए थे 1933 के कलकत्ता अधिवेशन, है ना, 1933 के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। अच्छा, नलिनी सेन गुप्ता जो है ये ब्रिटिश मूल की महिला थी, है ना, ब्रिटिश मूल की महिला थी। चलिए, तो हो गया, इसके इससे संबंधित भी सारे क्वेश्चन हो गए। आज का अगला क्वेश्चन देखिए। आज का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला, अच्छा प्रथम भारतीय महिला, ये तो इसका तो राइट आंसर इजी है, इसका आंसर हो जाएगा बी, सरोजनी नायडू। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने मात्र एक बार अध्यक्षता किए थे ना, एक बार अध्यक्षता किए थे? ऑप्शन देखिए यहाँ पर की थी कर दिए, है ना। ऑप्शन ए बेलगाम कर्नाटक 1924, त्रिपुरी 1939, इसमें कौन थे याद है? त्रिपुरी संकट। उसके बाद लखनऊ 1916, अंबिका चरण मजूमदार, हरिपुरा 1938, हरिपुरा 1938, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। और त्रिपुरी अधिवेशन में जीते तो सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन वो इस्तीफा दे दिए, जिसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और मैं इस क्वेश्चन को मैं काफी पहले भी पढ़ा चुका हूँ, कितने वोट से जीते थे, कितने मत इनको पड़ा था, क्यों महात्मा गांधी वैसा बोले थे। और इससे रिलेटेड जो है ना, मैंने आपको ये भी बताया था कि सुभाष चंद्र बोस के जीतने से ना केवल महात्मा गांधी जी को तकलीफ हुई थी, बल्कि कांग्रेस के 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी का भी नाम है ना। चलिए, तो मैं आपसे आज का होमवर्क क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आज मैंने आपसे एक भी होमवर्क क्वेश्चन नहीं पूछा। आज का मैंने आपसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ होमवर्क का। ये बताइएगा त्रिपुरी किस राज्य में है और हरिपुरा किस राज्य में है? बिना चीटिंग किए हुए आप बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक, बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन, है ना। बेलगाम अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था 1924 में, केवल आखिरी और पहला अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किए थे। और अगर इसमें भाग लेने की बात करें तो महात्मा गांधी सबसे पहले 1901 अधिवेशन में भाग लिए थे, जिसके अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय थे, और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ना, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना ये। देखिए ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन जो था, जो उस समय बिहार में था, वर्तमान झारखंड में है, इस अधिवेशन की जब अध्यक्षता किए थे तो 1940 से लेकर के 1946 तक कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था ना, 1946 तक। इसलिए सबसे लंबे समय तक मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे थे, लगभग 6 वर्ष तक, ठीक है। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी आचार्य जेवी कृपलानी, आचार्य जेवी कृपलानी, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आचार्य जेबी कृपलानी, है ना। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता के समय कौन था? तो आचार्य जेबी कृपलानी थे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि 1940 से लेकर के जैसे आप पहले जानते होइएगा, कांग्रेस का जो बैठक होता था ना, अधिवेशन जो होता था, वो ठंडी के समय में होता है, यानी नवंबर दिसंबर में ही इसका बैठक, हमेशा आयोजन इसका बैठक कब होता था? नवंबर दिसंबर में ही होता था। और ये जो है 1946 तक, है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, वो नवंबर 1940 तक, वही नवंबर दिसंबर 1940 तक अध्यक्ष पद पर रहे। उसके बाद आचार्य जेबी कृपलानी जी बनते हैं। और हमारा देश आजाद कब होता है? 15 अगस्त को, है ना, 15 अगस्त 1947 को, है ना। मैं इस क्यों आचार्य जेबी कृपलानी लगाया हूँ, इसको समझिए, ठीक है। इसको समझिए, सबसे पहले समझिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर के कब से कब तक रहे थे? 1940 से लेकर के 1946 तक। और ये जो बैठक थी वो नवंबर दिसंबर में होती थी, है ना, हमेशा नवंबर से दिसंबर में, मतलब एक दिन नहीं होता था, इसलिए इसका एग्जैक्ट डेट नहीं कमिट कर सकते। नवंबर दिसंबर में हमेशा इसका कांग्रेस का बैठक होता था। तो 1940 में जो अधिवेशन हुआ था ना, 1946 में, उसमें क्या होते हैं कि जेबी कृपलानी जी, है ना, आचार्य जेबी कृपलानी जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। कब? 1946 में ही, नवंबर दिसंबर में जेबी कृपलानी जी बनते हैं। और एक वर्ष पे कांग्रेस का बैठक होता है। तो ये जो अगला बैठक होने वाला था, तो वो बैठक भी कब होगा? नवंबर दिसंबर में ही होगा, 1947 में, है ना। 1947 में नवंबर दिसंबर में ही होगा। तो 1947 में नवंबर दिसंबर में होगा, उससे पहले ही है ना, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, है ना। 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आजाद होता है। इसका मतलब क्या है कि इस समय अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी ही थे, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपको अलग अलग आंसर मिल सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जेबी कृपलानी ही होगा, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट यहाँ पे बताए हैं, 6 वर्ष तक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये क्वेश्चन से भी है पूछने वाला, बताइए। 11 दिसंबर 1940, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्यों? क्योंकि उस समय सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। और एज के अनुसार ही और अनुभव के अनुसार ही उस समय अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब होता है? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 की बैठक, यानी दूसरी बैठक में। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो इसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 13 दिसंबर को क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसको स्वीकृति कब मिलता है? तो स्वीकृति मिलता है 22 जनवरी 1947 को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव वही है जो प्रस्तावना का आधार बना था, ठीक है। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, प्रस्तावना को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया, है ना, किस देश से लिया गया प्रस्तावना को, और इसकी भाषा किस देश से ली गई है, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? अभी जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ किया है ना। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1946 को। चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे ना? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार क्या बी एन राव जी थे, के एम मुंशी। बी एन राव का मतलब क्या है? बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव। देखिए ये सब चीजें ना, ये इसके क्वेश्चन के बारे में मैं पहले काफी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ते चला जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की, अच्छा एक चीज बताइएगा, बी एन राव क्या ये निर्वाचित हुए थे संविधान सभा में? आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है, बताएंगे जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या बी एन राव जो है वो संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे क्या? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 3 क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं, तीनों का आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? सारा एक्सप्लेन मैं पहले कर चुका हूँ। तो राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया था? कहीं पे है 22 जुलाई 1947। तो ये रहा 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था? तो इस दिन भारत का जो राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ है, इसे अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को कब क्या चीज अपनाया गया था? तो इस समय पे हमारा जो राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत, उसे अपनाया गया था, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन,
कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी या संयुक्त प्रांत। देखिए ये क्वेश्चन विवादित है और मैं पहले आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं और इसीलिए मैंने दोनों ऑप्शन को रखा है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी भी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी। देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी से इसका चुनाव पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से होता है ना, जो पूर्वी बंगाल की सीट थी, है ना, पूर्वी बंगाल की सीट से, है ना, पूर्वी बंगाल की सीट से इसका चुनाव होता है। लेकिन जब बंटवारा होता है, यानी कि जब पाकिस्तान बन जाता है, उस समय पे ये सीट पाकिस्तान में चली जाती है उसके बाद। और बी आर अम्बेडकर सच में उस समय काफी विद्वान व्यक्ति थे, है ना, काफी विद्वान व्यक्ति थे। इनका संविधान सभा में रहना जरूरी था, जिसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इनका चुनाव होता है। और ये किनके जगह पर आते हैं, तो बॉम्बे से एम आर जैकर की सीट पर इसका चुनाव होता है ना, एम आर जैकर की सीट पे, और ये निर्विरोध चुने जाते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। इसलिए मैं इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मानूंगा, है ना, ऑप्शन ए बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से पहले चुन करके आए थे। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ देता कि किस निर्वाचन पहले सबसे पहले किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, तो इसका आंसर बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो जाता। ठीक है, लेकिन ये सीधे पूछ रहा है निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन। तो ये समाप्त है ना, सेशन यहीं तक था हमारा। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा, और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना, सेशन पसंद आ रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तो आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाने में। इसलिए अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन समझ में आता है ना, और समझ में आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, इतने सरल भाषा में मैं आपको एनसीईआरटी सार संग्रह समझाता हूँ, समझ में नहीं आएगा? बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप समय दीजिए, है ना, प्रतिदिन क्लास कीजिए और हमेशा टारगेट फिक्स करके पढ़िए, है ना। एक छोटा सा टारगेट बना लीजिए कि आज जो हमें, आज का 5 जुलाई है ना, तो हमें अगर 12 घंटा दिन का समय मिला हुआ है, तो इसमें हम 8 घंटा पढ़ेंगे या 6 घंटा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो सभी टारगेट बना लीजिए और उसके बाद पढ़ाई कीजिए। आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी यात्रा। क्वेश्चन थोड़ा सा कम था, है ना, एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिए इसलिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।